हेलो एंड वेलकम टू द हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स, अ पार्ट ऑफ संजीवनी नर्सिंग कॉलेज। प्रीवियस वीडियो हमने आपको जो वाइटल साइन का ओवरव्यू लिया था, उसमें हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर जो है उसका हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको पार्ट्स में देंगे। तो यहां पर आज के इस पार्ट में, आज इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर की और फीवर की। बॉडी टेम्परेचर, फीवर और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हम इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे उनको हम सबसे पहले एक ब्रीफली उनको एक बार यहां पर पॉइंट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं। बॉडी टेम्परेचर होता क्या है और ये कैसे गेन किया जाता है, कैसे लूज किया जाता है, इसके टर्म्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। कहाँ से कंट्रोल किया जाता है। दूसरी चीज क्या है, वे टू प्रोड्यूस एंड लूज हीट फ्रॉम बॉडी। बॉडी में हीट प्रोड्यूस कैसे होता है और लूज कैसे होता है, उसका क्या तरीका होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल वेरिएशंस क्या होते हैं बॉडी टेम्परेचर में, अगर नॉर्मल वेरिएशंस लाइक जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, एज, इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है हमारे बॉडी टेम्परेचर पर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की बात करेंगे यहाँ पर हम, कि हम टेम्परेचर को कैसे असेस करते हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट से असेस कर रहे हैं, थर्मोमीटर से असेस कर रहे हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की बात करेंगे जिसमें हम टेम्परेचर को निकालते हैं, टेम्परेचर की जो रीडिंग्स, फाइंडिंग्स हम निकालते हैं उसकी बात करेंगे। कॉमन साइट्स की बात करेंगे जहां पर से हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, ऐसे कौन कौन से साइट होते हैं जहां से हम बॉडी टेम्परेचर्स को लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, फीवर और इसके जो इम्पैक्ट है बॉडी के सिस्टम पर, मतलब बॉडी के सिस्टम पर फीवर क्या असर डालता है, क्या प्रभाव डालता है, वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फीवर के टाइप्स की, फीवर के फेजेस की और इसके जो टर्म्स होंगे, इसकी जो टर्मिनोलॉजी इससे सब्जेक्ट जो रिलेटेड होंगी, हम उसकी बात यहां पर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट विद फीवर। ऐसे पेशेंट जिनको फीवर है उनकी नर्सिंग केयर करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें हम करते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बॉडी टेम्परेचर की बात करने से पहले हम जो बात करेंगे, आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो इन्हीं लेक्चर से होंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बॉडी टेम्परेचर के होता क्या है। बॉडी टेम्परेचर एक ऐसी डिग्री होती है जो हमारे बॉडी के द्वारा मेंटेन की जाती है। थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस दोनों की प्रोसेस के बीच में एक ऐसी डिग्री मेंटेन की जाती है जिसे बॉडी टेम्परेचर कहा जाता है। अब ये थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस होते क्या है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले लिख करके आप देखें, थर्मो एंड जेनेसिस। थर्मो मीन्स आप आता है टेम्परेचर एंड जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन, ये जनरेट करना। ये बातें हमने आपको सफिक्स का जो वीडियो हमने डाला था, आई बटन डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ये जेनेसिस वर्ड, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सफिक्स और प्रेफिक्स के वीडियो आपको पढ़े मिलेंगे चैनल के लिस्ट में, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हम अगर इसको ब्रेक करते हैं, थर्मोजेनेसिस को, थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन होता है। टेम्परेचर को प्रोड्यूस करना, टेम्परेचर का जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में उसके, और थर्मोलाइसिस के, थर्मोलाइसिस, लाइसिस मतलब लूज या ब्रेक डाउन, और जिन्हें थर्मो मतलब टेम्परेचर हम पहले ही देख चुके हैं। तो टेम्परेचर का प्रोड्यूस होना, हीट का प्रोड्यूस होना और टेम्परेचर का लूज होना है, ब्रेक डाउन होना, हीट का बॉडी से निकल जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। इन दोनों के बाद, इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग के बाद जो हीट हमारी बॉडी में बचती है वही हमारी बॉडी का टेम्परेचर कहा जाता है। ये हीट कंट्रोल कहां से किया जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल सेंटर क्या होता है। काफी बार ये क्वेश्चंस कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि जो हमारी बॉडी का हीट होता है उसको रेगुलेट करने की यूनिट कहां पे पाई जाती है, तो वो ब्रेन का हाइपोथैलेमस सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस पार्ट होता है हमारे ब्रेन में जो कि हीट रेगुलेशन सेंटर कहा जाता है हमारी बॉडी का। तो ये पार्ट हमने इतना यहां पर ये देखा। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और जिनके थ्रू बॉडी में हीट लूज की जा सकती है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से वेज हैं जो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के अंदर, तो आप देख पा रहे होंगे, आपको सामने बोर्ड पे एक लिस्ट दिखाई दे रही है, एक पॉइंट्स आपको एनलिस्टमेंट करके दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट वन देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। अब ये होता क्या है एक्चुअल में, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, उपापचय की जो प्रक्रिया होती है, भोजन का पचना,
फूड का डाइजेस्ट होना और मेटाबोलाइज होना, एनर्जी का प्रोड्यूस होना। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमें हीट मिलती है। एनर्जी जो है हमें वो हीट के फॉर्म में मिलती है, हमें एनर्जी बॉडी में मिलती रहती है इन फूड्स से। अब इससे होता क्या है, आप एक्चुअल में एक एग्जांपल अगर देखें तो जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये 4 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी या 4 किलो कैलोरी हीट हमें प्रोवाइड करता है। ऐसे ही 1 ग्राम प्रोटीन की बात करते हैं तो ये भी हमें 4 किलो कैलोरी देता है। और हम बात करें 1 ग्राम फैट की, ये हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो ये एनर्जी जो है, ये हीट जो है हमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा मिलती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। फूड का स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन क्या होता है, मतलब जो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म है, फूड का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसका जो एक एक्शन होता है, उस पर फूड का क्या इंपैक्ट है, उस पर फूड का क्या स्टिमुलेशन है, क्या स्टिमुलेटिंग इफेक्ट फूड डाल रहा है, वो जो होता है वो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड कहा जाता है। जो आप जनरली देखते हैं कि हम देखेंगे, अगर बात करेंगे फैट के फॉर्म में तो ये 4% आता है। फैट का जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता है वो लगभग 4% आता है। कार्ब्स की बात करते हैं तो ये लगभग 5 to 6% आता है। और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो होता है वो आता है प्रोटीन का। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन आप देखेंगे तो ये आता है प्रोटीन का, जो कि 25 to 30% होता है। ये 25 to 30% स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता है प्रोटीन का। और अगर मिक्स जो हम फूड लेते हैं उसकी बात करें तो लगभग 12% ऑफ स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन आता है। ये स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो होता है फूड का, ये बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज कैसे हमारे बॉडी में हीट को जनरेट करता है, उसकी अगर हम बात करें, उसका एक मैकेनिज्म देखें तो आप जानते हैं हमारी बॉडी में जो फूड होता है, फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे ग्लूकोज की या फिर कार्बोहाइड्रेट की, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। इसको आपने कार्बोहाइड्रेट के प्रीवियस लेक्चर में देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। जो ये एक्सरसाइज होता है ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करके और ग्लूकोज बना करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो वहां से उस ब्रेक डाउन से जो हीट हमें मिलती है वो एक्सरसाइज के द्वारा स्टिमुलेट की गई है। तो एक्सरसाइज भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में हीट के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर एग्जांपल एंगर, एक्साइटमेंट और या फिर एंजाइटी, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे एएनएस को स्टिमुलेट करती हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो फंक्शनिंग होती है वो अल्टर्ड हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। हमारे बॉडी के जो वेरियस सिस्टम्स होते हैं वो तेजी से वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिससे हीट का प्रोडक्शन होने लग जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल इफेक्ट की। हार्मोनल इफेक्ट में आप देखेंगे मेनली थायराइड ग्लैंड की आप बात कर लेते हैं, मेनली एड्रिनल ग्लैंड की आप बात कर लेते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी हीट का प्रोडक्शन होता है, जो भी इनका सेक्रीशन जाता है ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर अपना सेक्रीशन छोड़ करके और बॉडी के एक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहां से हीट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं चेंज इन एनवायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को चेंज होने के कारण भी आप जानते हैं गर्मियों में हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि सर्दियों में हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली लो देखने को मिलता है। तो ये चीजें होती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, हम कौन सी कंडीशन में हैं, हमारे आसपास का एनवायरमेंट क्या है, वो भी डिपेंड करता है हमारे बॉडी के सरफेस पर जो टेम्परेचर होता है उसको। तो वो हीट प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आप जानते हैं एनवायरमेंट अगर कोल्ड है तो हमारी बॉडी से हीट को वो मतलब लाइक गेन करता रहता है, वो उसको खींचता रहता है, तो इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। लेकिन जब एनवायरनमेंट में ज्यादा गर्मी है तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को नहीं लेता है, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर हीट पाई जाती है। बाहर एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट में हीट है वो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब की जा सकती है, तो उसके कारण भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज रहता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आप बात करते हैं डिजीज कंडीशन की। कोई भी डिजीज कंडीशन है, कोई भी इंफेक्शन है, आप जानते हैं इंफेक्शन होने पर फीवर जनरली होता है, कहीं पर चोट लग जाती है तब फीवर जनरली होता है। तो ये चीजें क्या होती हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होती हैं, हमारी बॉडी में इंफेक्शन से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जो हमारी बॉडी में इंफेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्वेजन होता है, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करने के लिए।
तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि हीट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी के। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हीट प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं? तो ऐसे फैक्टर्स में आप बात कर लेते हैं स्लीप कंडीशन की, आप बात कर लेते हैं स्लीप, नींद। जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के वेरियस जो ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो उस समय एक रिलैक्सिंग कंडीशन होती है जिससे हीट का प्रोडक्शन कम होता है। आप बात कर लेते हैं फास्टिंग कंडीशन की। जब आप कुछ खाए नहीं होते या फिर आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, उस कंडीशन में क्या होती है जनरली कि जब आप फूड आपके अंदर नहीं जाएगा तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो उसके द्वारा हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। ना ही उस डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो लिवर के द्वारा हीट प्रोड्यूस किया जाता है वो उसका भी प्रोडक्शन वहां पे नहीं होगा। तो अगर आप फास्टिंग कंडीशन में हैं तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो सकता है। ये हीट प्रोडक्शन जो है उसको रिड्यूस करने वाले फैक्टर हैं। इसके बाद हम जो देखते हैं अदर फैक्टर्स में आप बात करते हैं, शॉक की आप बात कर लेते हैं, डिप्रेशन को आप देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हीट के प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। शॉक कंडीशन होती है, आप जानते हैं जनरली जो हमारा ब्रेन होता है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमारे ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, वहां पर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उनका डिस्टर्ब हुआ है। डिप्रेशन कंडीशन होती है, पेशेंट एकदम डिप्रेस्ड कंडीशन में जब चला गया है। उस कंडीशन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हमारी बॉडी का हीट प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है, ये रिड्यूस्ड हो जाता है। के बाद हम बात करेंगे बॉडी से हीट लूज कैसे की जाती है, मतलब हमारी बॉडी जो है वो हीट को कैसे लूज करती है, थर्मोलाइसिस कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो उसके लिए जो कुछ रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं उनको हम पॉइंट आउट करके आते हैं। तो हमारे कुछ बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीट को लूज करने के लिए बॉडी से। फर्स्ट ऑर्गन हमारा आता है स्किन। स्किन से जो बॉडी टेम्परेचर जो लूज किया जाता है, जो थर्मोलाइसिस किया जाता है, उसके 4 मेन ऐसी प्रोसेस होती हैं जिससे स्किन के द्वारा बॉडी टेम्परेचर लूज किया जाता है। फर्स्ट वन आपका कंडक्शन, नेक्स्ट कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। कंडक्शन की अगर आप बात करें तो जैसे आप किसी कोल्डर सरफेस को आप टच करते हैं तो आपकी बॉडी जो हीट वहां पर ट्रांसफर हुई कंडक्शन में आता है। कन्वेक्शन जो है हमारा वो क्या आता है कि लाइक जैसे इन्वायरमेंटल एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो हमारी बॉडी से टच करके कितना हीट लॉस कर रही है, वो हमारा कन्वेक्शन में आता है। रेडिएशन में क्या है कि जैसे कोई एक ऐसा सरफेस है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने बैठा हुआ है, दोनों में कनेक्शन नहीं, दोनों टच नहीं, लेकिन उनके बीच से जो रेडिएशन जा रही है वो बॉडी के टेम्परेचर को लूज कर रही है। मतलब आपकी बॉडी से जाने वाली रेडिएशन आपकी बॉडी के टेम्परेचर को लूज करे। तो लगभग 60% टेम्परेचर जो है रेडिएशन के द्वारा लूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन लाइक आप बात कर लेते हैं जैसे स्वेट प्रोडक्शन होता है, पसीना हमें आता है, वो क्या होता है वेपर बन के एनवायरनमेंट में उड़ जा रहा है, तो उससे इवेपोरेशन के द्वारा भी हीट लॉस किया जाता है। 1 ml ऑफ वाटर जो है, 1 ml ऑफ वाटर जो है वो 580 कैलोरी जो है वो हीट रिड्यूस करता है। 1 ml ऑफ वाटर जो है इसके सरफेस पे, इसके सराउंडिंग्स पे 580 कैलोरी एनर्जी को, ये जो है हीट को रिड्यूस करता है बॉडी से। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है थ्रू लंग्स। नेक्स्ट ऑर्गन हमारा लंग्स होता है। लंग्स से क्या होता है आप जानते हैं, रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन में जब हम अंदर इनहेल करते हैं एयर को तब एयर का टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन जब भी हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल आउट करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, उस कंडीशन में हम देखते हैं उस एयर का टेम्परेचर राइज होता है, तो उसके द्वारा भी हम टेम्परेचर को लूज करते हैं। दूसरी चीज क्या है, इवेपोरेशन की जो हमने बात की, ये लंग्स के द्वारा भी किया जाता है। ये इवेपोरेशन लंग्स के द्वारा भी किया जाता है। लगभग 300 ml वाटर जो है ये 24 आवर्स में लंग्स के द्वारा इवेपोरेट कर दिया जाता है। हमारी बॉडी का 300 ml वाटर लंग्स के द्वारा 24 घंटे के अंदर ये एक्सहेल आउट मतलब लाइक इवेपोरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रू किडनी। हम यूरिन पास आउट करते हैं। यूरिन पास आउट जब हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यूरिन का टेम्परेचर वो राइज होता है। यूरिन स्लाइटली हल्का सा गर्म होता है, स्लाइटली हॉट होता है, वार्म यूरिन होता है, तो वो उसके थ्रू भी हम बॉडी के टेम्परेचर को लूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड होता है वो होता है थ्रू बॉवेल। थ्रू बॉवेल भी हम बॉडी टेम्परेचर को लूज कर देते हैं। मतलब ये है कि जब हम डिफिकेट करते हैं, डिफिकेशन के द्वारा हम बॉडी के टेम्परेचर को लूज कर देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ बॉडी हीट की। बॉडी हीट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बॉडी हीट। जनरली हम देखते हैं सर्दियों में हमें बॉडी हीट को कंजर्व करने की, संरक्षित करने की, बचाने की जरूरत होती है, तब हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि वूलन क्लॉथिंग जो होती है, वूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बैड कंडक्टर होते हैं वो हीट के, वो बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देंगे। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की हीट कंजर्व रहती है। लेकिन जब हम गर्मियों में पहनते हैं तो हम कॉटन क्लॉथिंग्स पहनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कॉटन जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, वो बॉडी की जो हीट होती है उसको एनवायरमेंट में उसका एक्सपोजर करता है।
तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की हीट जो है वो लूज हो जाती है। लूज करने के लिए हम कॉटन क्लॉथिंग्स लेते हैं, लेकिन कंजर्व करने के लिए हम वूलन क्लॉथिंग्स जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह को चूज करते हैं। बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए हम हॉट ड्रिंक्स का भी सहारा लेते हैं। हॉट ड्रिंक्स हम ले लेते हैं, हॉट वाटर बोतल का यूज कर लेते हैं अपने बॉडी सरफेस पर बॉडी के हीट को कंजर्व करने के लिए। और साथ ही साथ हम रबिंग करते हैं स्किन सरफेस पर, क्योंकि आप जानते हैं फ्रिक्शन से जो है वो हीट जनरेट होती है। तो ये कुछ ऐसे मीजर्स होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम बॉडी की हीट को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे नॉर्मल वेरिएशन इन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में जो नॉर्मल वेरिएशंस होते हैं वो कब होते हैं और क्यों होते हैं। तो हम सबसे पहले देखें टाइम ऑफ द डे, जब हम किस समय टेम्परेचर को ले रहे हैं, किस समय हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन पर। क्योंकि इवनिंग में जो है आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, जबकि मॉर्निंग में टेम्परेचर डाउन होता है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम ऑफ मंथ। टाइम ऑफ मंथ ये होता है स्पेशली फीमेल्स के लिए। मेल्स के अंदर इसका कोई खास फैक्टर नहीं होता है, फीमेल्स के लिए ऐसा इसलिए होता है, वो भी ऐसे फीमेल्स हैं जो लाइक प्यूबर्टी की एज के बाद होते हैं और मेनोपॉज के अंदर होते हैं, उनके अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है उस समय बॉडी का टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है। लेकिन जब ओव्यूलेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जब पीक लेवल होता है और वहां पे एक जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डाउन होता है, वहां पे जो है ओव्यूलेशन का एक फेज चलता है, ओवम डिस्चार्ज होता है, उस समय क्या होता है कि उस समय बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एज की बात कर लेते हैं। एज में क्या होता है कि यंगर पीपल जो होते हैं, जवान लोग जो होते हैं, उनका टेम्परेचर हाई होता है, जबकि ओल्ड एज पीपल में टेम्परेचर लो होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ऑफ बॉडी वेयर बॉडी टेम्परेचर टेकन। हम बॉडी के किस पार्ट से बॉडी का टेम्परेचर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रेक्टम की बात कर लेते हैं, जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री हाई कंसीडर किया जाता है, जबकि एक्सिलरी टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री लो कंसीडर किया जाता है। और ओरल टेम्परेचर को आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल टेम्परेचर को कंसीडर करके उसी में 1 प्लस या 1 माइनस करके एक्सिलरी और रेक्टल टेम्परेचर को इंक्लूड किया जाता है, उसको काउंट कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी का पार्ट काफी हद तक मैटर करता है जहां से हम टेम्परेचर को ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इमोशंस, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली कि इमोशनल कंडीशन कुछ ऐसी होती हैं जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज या डाउन हो सकता है, जैसे डिप्रेशन में डाउन हो जाता है और एंजाइटी कंडीशन होती है उसमें हाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की बात हमने पहले ही कि ग्लाइकोजन जो है जब उसका ब्रेकडाउन होता है तब हीट अपने आप प्रोड्यूस होती है, एक्सरसाइज से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फास्टिंग कंडीशन। फास्टिंग की भी बात हमने पहले कर ली है। ऑक्सीडेशन जो होता है फूड का वो हीट को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता रहता है। तब जब आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तब बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात हमने की, कोल्ड इन्वायरमेंट में जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता है, जबकि हॉट इन्वायरमेंट में टेम्परेचर अप होता है। तो ये काफी ऐसे फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन के लिए। असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं। टेम्परेचर को असेस करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है हमने पहले ही आपको बताया था, उसको थर्मामीटर कहा जाता है। अब थर्मामीटर के टाइप की बात हम करते हैं। चूंकि ये वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए हम इस थर्मामीटर के जो टाइप्स का जो स्पेसिफिकेशन होता है, मेनली इनके जो टाइप्स के इमेजेस होते हैं वो आपको ऐसे वीडियो में दिखाएंगे जहां पर हम वो सारे इक्विपमेंट्स की बात ही करेंगे, जहां पर हम सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। जब उसका वीडियो लेक्चर बनाएंगे तब हम आपको ये सारी चीजें इन डिटेल वहां पर बताएंगे। यहां पर आपको हम सिर्फ बाय नेम चीजों को बता रहे हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा क्लिनिकल और ग्लास थर्मोमीटर, जो कि जनरली आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में यूज होता है। ग्लास थर्मोमीटर होता है, एक बल्ब होता है, एक स्टेम होता है, उसमें रीडिंग्स होती है मरकरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, जिसमें बीप साउंड के द्वारा मेजरमेंट असेस किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, जिससे ईयर का टेम्परेचर असेस करते हैं। मेनली इन्फेंट्स जो होते हैं मोर देन 2 मंथ्स और साथ ही साथ यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर असेस करने के लिए होता है ईयर से टेम्परेचर। इंफ्रारेड जो वेव्स निकलती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, उनके थ्रू टेम्परेचर को असेस करता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर। सिंगल एक स्ट्रिप आता है, एक पेपर आता है, जिसमें ये क्या करता है कि टेम्परेचर को एसेस करने के बाद उसको डिस्पोज कर देने का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर सेंसिटिव स्ट्रिप एंड केमिकल डॉट। एक डॉटेड स्ट्रिप होती है जो कि बॉडी के फॉरहेड पर या फिर एब्डोमिनल सरफेस पर रखा जाता है और उसके थ्रू बॉडी के टेम्परेचर को एसेस किया जाता है। तो ये थर्मोमीटर के ये मेन 5 टाइप होते हैं जिसके द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को एसेस करते हैं।
अब हम बात करेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की। हम जानते हैं टेम्परेचर को दो स्केल्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट वन हमारा आता है सेल्सियस स्केल और नेक्स्ट वन आता है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में आप डिग्री एफ करके ऐसा डिनोट करते हैं और सेल्सियस में डिग्री सी, सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। तो इनकी जो एक रीडिंग्स होती है इनको हम चेंज कैसे करते हैं, एक दूसरे में चेंज कैसे करते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसा थर्मोमीटर लें जो हमें सिर्फ सेल्सियस में रीडिंग एक्यूरेट दे रहा है, फ़ारेनहाइट में नहीं दे रहा है, तो हम इस सेल्सियस की रीडिंग को फ़ारेनहाइट में कैसे समझेंगे, उस चीज की हम आइए यहां पर आपसे बात करते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला यहां पर दिया गया, आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला यहां पर दिया गया C इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। ये फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए। फ़ारेनहाइट में अगर दिया गया है टेम्परेचर तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसका एक कैलकुलेशन देखें, मान लीजिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, ये F है, F की वैल्यू ये है, इसी फॉर्मूला में आप इसको पुट कर देते हैं। तो F की जगह पे आप 104 कर देते हैं माइनस 32 इंटू 5/9। इतना करने के बाद आप देखते हैं 104 में 32 माइनस कर देते हैं 72 आता है, 72 इंटू 5/9, तो 9 8 जस्ट 72 आता है। इसको हम इससे कट कर देते हैं तो 8 5 जा 40 आ जाता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। इसकी वैल्यू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस आती है। ये हमारा कैलकुलेशन मेथड होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो मान लीजिए एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं आप देखें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रख लेते हैं 37, C की वैल्यू है ये 37 इंटू 9/5 प्लस 32, तो इसको कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर बच जाता है यहाँ पे 2 पॉइंट लगाते हैं, 0 लेते हैं, उसके बाद 5 4 जा 20, 7.4 इंटू 9, इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 9 4 जा 36 का 6 कैरी आता है 3, 9 7 जा 63, 63 और 3 मिलाकर के 66, 66.6 इंटू ये आ जाता है प्लस 32। इसको जब हम ले लेते हैं, इसका जब प्लस करते हैं तो हम क्या देखते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आता है। इसकी कैलकुलेशन को आप देखें, इसका जो फॉर्मूला है इसको देखें तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देख लें, इसका कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लें, क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। हो सकता है आने वाला क्वेश्चन जो हम आपको देंगे वो भी इसमें से हो सकता है। इसके बाद इस टॉपिक के बाद जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स, ऐसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जहां से लिया जाता है। तो जो आप थर्मोमीटर के टाइप देखे थे, बॉडी सरफेस के टाइप आपने देखे थे, वेरिएशंस की बात आपने की थी, वहां से आप कुछ चीजों को समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहां पर उसको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं ओरल टेम्परेचर आप लेते हैं। ओरल टेम्परेचर लेने के लिए आप सबलिंगुअल पॉकेट में आप जो स्टेम उसका थर्मोमीटर का जो एक बल्ब होता है उसको प्लेस करके और वहां से आप टेम्परेचर ले लेते हैं। ओरल टेम्परेचर माउथ के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सिलरी टेम्परेचर जो एक्सिला से लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टम के द्वारा लिया जाता है। रेक्टल टेम्परेचर में यूज किया जाने वाला थर्मोमीटर होता है उसका जो बल्ब होता है वो हल्का सा छोटा होता है, तो रेक्टल टेम्परेचर के लिए रेक्टल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है ईयर। ईयर के द्वारा आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर की बात आपने की थी, वहां से आप टेम्परेचर ले लेते हैं। आप वेजाइनल रूट के थ्रू भी टेम्परेचर ले सकते हैं, वेजाइनल टेम्परेचर की आप बात कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन रूट्स हैं, कॉमन ऐसे साइट्स हैं जहां से आप बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर के ऊपर डिस्कशन के बाद जो हम बात करते हैं एक एबनॉर्मेलिटी की, टेम्परेचर से रिलेटेड जो एक एबनॉर्मेलिटी होती है जिसे हम फीवर कहते हैं। फीवर का जो एक साइंटिफिक टर्म होता है, मेडिकल टर्म होता है, उसको पायरेक्सिया कहा जाता है। फीवर का जो मेडिकल टर्म है वो पायरेक्सिया कहा जाता है। तो फीवर की डेफिनेशन जो होती है बुक्स में आप देखते हैं जनरली डेफिनेशन सीधी सीधी लिखी होती है कि स्लाइटली रेज या फिर रेज इन द बॉडी टेम्परेचर। एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है जब वो बढ़ जाता है उसमें रेजिंग देखने को मिलती है, वो फीवर कंसीडर किया जाता है। लेकिन आगे जब आपको हम टॉपिक्स इसके जो टाइप्स बताएंगे फीवर के, उसके बेस पर ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं नहीं सेट होती है। तो इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो बुक्स में डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है वो यही कहती है फीवर इज द साइन ऑफ रेजिंग टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल बॉडी। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसमें जो एक रेज देखने को मिलता है, फीवर इज द रेज इन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर that is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और जनरली फीवर को जो हम इंक्लूड करते हैं वो अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है टेम्परेचर बॉडी का, इससे ऊपर जब चला जाता है तब फीवर इंक्लूड किया जाता है, तब उस कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं। उसके बाद ये आप बात हो गई फीवर की। फीवर के बाद हम इसकी बात करेंगे कॉजेज की। फीवर के कॉजेज क्या होते हैं? फीवर हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। आप जानते हैं फीवर हमारे बॉडी का अगर टेम्परेचर थोड़ा सा राइज है तो सर्टेन बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है उसको इनहिबिट कर सकता है, वो रोक सकता है। फीवर एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है। फीवर डिजीज नहीं है बल्कि एक साइन है, एक सिम्टम, एक लक्षण है हमारी बॉडी का, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी, कोई एबनॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है। तो हमें फीवर को एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स, एक साइन समझ के चलना है। तो फीवर की बात करने में हम सबसे पहले नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉजेज ऑफ फीवर। कॉजेज ऑफ फीवर की बात करें, फीवर के कारण क्या क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से हमें फीवर जनरली देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वन हमारा आता है इन्फेक्शन। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया, इन्फेक्शन अगर बॉडी में है मतलब कोई एबनॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, मतलब उसके कारण उस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। इन्फेक्शन से कैसे टेम्परेचर राइज होता है? मान लीजिए कोई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। तो जो वहां पर एक फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, जो एक प्रोसेस चलती है, उसके कारण हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिजीजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने पहले आपको बताया, एएनएस को स्टिमुलेट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं, वो सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के टेम्परेचर को राइज करने के लिए। तो वो फीवर का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है सर्टेन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म मतलब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना, जो एक न्यू कैंसरस सेल्स बनती हैं उनका फॉर्मेशन होना। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म हो रही है, कैंसर्स का फॉर्मेशन और एक कैंसरस सेल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसके कारण भी हमारे बॉडी में फीवर देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड डिजीज। ब्लड में अगर कोई डिजीज है, एबनॉर्मलिटी है, जैसे आप बात करें एम्बोलिज्म हो जाता है ब्लड में, आप यहां पर देख रहे हैं ल्यूकीमिया हो जाता है ब्लड में किसी टाइप का इन्फेक्शन है, आप देखते हैं सेप्टिसीमिया हो जाता है, ऐसे कुछ भी कारण है ब्लड में एबनॉर्मलिटी है, वो सीधा सीधा बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देता है, जिससे फीवर का एक पॉजिटिव एजेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक मतलब जैसे एक एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट में आप सडन एक्सपोज हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है उसको फेस नहीं कर पा रही है, उस एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर पा रही। जैसे बर्न स्ट्रोक आप देख रहे हैं, सन स्ट्रोक की बात करते हैं, आप हीट स्ट्रोक की बात करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि हीट स्ट्रोक से आपकी बॉडी का टेम्परेचर सडन राइज हो जाता है और उसके कारण फीवर पॉजिटिव एजेंट इसका एक बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलर्जिक रिएक्शंस टू फॉरेन प्रोटीन्स और पायरोजेंस। जो फॉरेन प्रोटीन्स हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन, जैसे एक वायरस की आप बात कर लेते हैं, आप बैक्टीरियल सेल्स की बात कर लेते हैं, उनके जो फॉरेन प्रोटीन्स हैं आपकी बॉडी में जब जाते हैं, उससे आपकी बॉडी का जो एक हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, जो उससे एक एलर्जिक रिएक्शन करता है, वो भी बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है। पायरोजेंस कैसे अफेक्ट करते हैं? पायरोजेंस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो जो एक एफर्ट करती है, उस एफर्ट के द्वारा हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। तो ये भी फीवर के पॉजिटिव एजेंट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिहाइड्रेशन। जब बॉडी का फ्लूइड लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पहले भी आपको इसका फैक्टर बताया गया। उसके बाद सर्जिकल ट्रॉमा की बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रॉमा हुआ है या कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के सराउंडिंग्स में कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन जनरेट हो रही है, कोई चोट लग गई है या कोई पस फॉर्मेशन हो रहा है या कोई इंजरी हो गई है, उस कंडीशन के कारण भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्वेजन देखने को मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में फीवर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रशिंग इंजरीज। क्रशिंग इंजरीज का मतलब ऐसी इंजरीज जो हमारे बॉडी के टिश्यूज को क्रश कर रही हैं, तोड़ने का काम कर रही हैं। जैसे आप बात करते हैं बोन्स ब्रेक हो जाती हैं या फिर हमारी बॉडी की स्किन ब्रेक हो जाती है, मसल्स टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको हील करने के लिए बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है, हिस्टामिन रिलीज होते हैं, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्किन एबनॉर्मलिटीज दैट इंटरफेयर विद द बॉडी टेम्परेचर। अब आप जानते हैं, जैसे हमने वे टू लूज द बॉडी टेम्परेचर में हमने आपको एक चीज बताया था, स्किन के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर लूज किया जाता है। अब कोई एक ऐसी स्किन एबनॉर्मलिटी हो गई है जो क्या कर रही है कि जो ऐसे पोर्स हैं, जो स्किन में पोर्स हैं, उनमें एक ऐसा अफेक्ट कर रही है जिसके कारण बॉडी का जो हीट है वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, वो लूज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो कि फीवर को कॉज करते हैं। इसके बाद
हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से मेन सिम्टम्स होते हैं जो फीवर के द्वारा अफेक्ट होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले, वैसे तो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं, लेकिन जो मेनली सिम्टम्स में दिखाई देते हैं, ऐसे कौन कौन सिस्टम है जो जनरली सिम्टम्स में हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आप देखते हैं शैलो ब्रीदिंग होने लगती है, फास्ट ब्रीदिंग मतलब सांस फूलने लगती है, डीप ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, शैलो ब्रीदिंग हो रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका आता है सर्कुलेटरी सिस्टम की आप बात करें, पल्स रेट बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन होने लगता है। पैल्पिटेशन मतलब हमारा पल्स रेट हमें खुद फील होना, वो पैल्पिटेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। सबसे मेन सिम्टम जो आता है इसमें कि लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। आप जानते हैं जनरली जब आपको फीवर होता है आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है। उसके अदर जो सिम्टम्स में आप देखते हैं ड्राई माउथ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि फीवर के कारण ऐसा देखने को मिलता है बॉडी सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आप बर्निंग मिक्चुरेशन देखते हैं, मतलब यूरिन आउटपुट करते समय बर्निंग सेंसेशन होना, ये बर्निंग मिक्चुरेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पर जो इंपैक्ट होता है जनरली फीवर के कारण हेडेक फीवर से एसोसिएटेड होता है। जब भी आपको बुखार होगा आपको सिर दर्द जरूर फील होने लग जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, आपको नींद नहीं आती है, और भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं, फीवर के कारण होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बॉडी में पेन होना, जॉइंट में पेन होना, मलाज, राइगर, ऐसी कंडीशंस जो भी जनरेट होती हैं वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में फीवर के कारण देखने को मिल जाती हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में देखें, हमारे स्किन में देखें तो जैसे आप देखते हैं गूज फ्लैश होता है। गूज फ्लैश मतलब जैसे रोए हमारे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी शिवरिंग होने लग जाता है, बहुत ज्यादा हमें कपकपी छूटने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशंस जो जनरेट होती हैं ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में ये फीवर के कारण फीवर से एसोसिएटेड होती हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम जो देखते हैं टाइप्स ऑफ फीवर की हम जब बात करते हैं तो फीवर के जनरली 22 टाइप्स होते हैं। 22 टाइप्स में हम सबसे पहले देखें, हमने आपको एक हिंट के लिए यहाँ पर इतना लिख दिया है जो आप शॉर्ट फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आपको फीवर के या फिर इस पूरे जो भी हमने डिस्कशन इस लेक्चर में किया इसके नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर नोट्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको खुद से नोट कर सकते हैं, देख के पॉज करके नोट कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम टाइप बात करते हैं ऑनसेट फीवर की। ऑनसेट फीवर मतलब एक ऐसा फीवर होता है जो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, वो एक टेम्परेचर लगातार राइज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, जब वो बढ़ रहा होता है उस कंडीशन उसको ऑनसेट फीवर कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है फास्टिजियम फीवर की। फास्टिजियम फीवर में क्या होता है कि वो फीवर अपने मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच गया है बढ़ के और वहीं पर कांस्टेंट हो जाता है। जनरली ऐसा कब होता है जब आप देखते हैं कि एक एनाल्जेसिक इंजेक्शंस वगैरह दे दिए जाते हैं एक्सट्रीम हाई फीवर कंडीशन में, उस समय क्या होता है कि फीवर जो है वो वहीं पर एक कांस्टेंटली रह जाता है। तो ये कंडीशन आपकी फास्टिजियम फीवर में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिक्लाइन फीवर। डिक्लाइन फीवर में क्या होता है कि जो फीवर होता है जो हाईएस्ट अपने लेवल पे पहुंच चुका है, जो हाई फीवर है वो नॉर्मल पे लौट रहा है, वो नॉर्मली हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो नॉर्मल पे आ रहा है। वो या तो सडनली भी हो सकता है या फिर ग्रेजुअली भी हो सकता है, अचानक भी हाई से नॉर्मल आ सकता है या फिर धीरे धीरे भी हाई से नॉर्मल आ सकता है, वो कंडीशन कहलाती है हमारी डिक्लाइन फीवर की। नेक्स्ट हमारा आता है क्राइसिस। क्राइसिस में क्या होता है कि सडन फॉल हो जाता है फीवर, मतलब अचानक से जो है फीवर हाई था लेकिन फिर अचानक से नॉर्मल हो जाता है, वो कंडीशन क्राइसिस कहलाती है। हाई से लो में चला जाता है, नॉर्मल से भी नीचे चला जाएगा, वो कंडीशन हमारी क्राइसिस में आ जाती है। या फिर हाई फीवर से लो फीवर में आ जाता है, वो कंडीशन हमारी क्राइसिस कहलाती है। ट्रू क्राइसिस में क्या होता है कि फीवर जो है वो लो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसके जो अदर सिम्टम्स हैं, मतलब पेशेंट की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हो रही है, जिसके कारण फीवर हुआ था वो कंडीशन भी अब क्योर हो रही है, जिसके कारण ये टेम्परेचर गिर रहा है। तो ये कंडीशन ट्रू क्राइसिस में आती है। नेक्स्ट आता है फॉल्स क्राइसिस। फॉल्स क्राइसिस में क्या होता है कि फीवर डाउन तो हो रहा है लेकिन पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन था, जो बॉडी में एबनॉर्मलिटी थी वो इंप्रूव नहीं हो रही। यूजुअली ये क्या होता है, ये एक डेंजर साइन होता है। फॉल्स क्राइसिस अगर हो रहा है तो ये एक डेंजर साइन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है कि फीवर जो है वो जिगजैग मोशन में, जिगजैग मैनर में जो है वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है, जो कि लगभग कुछ दिन या कुछ वीक्स लेता है, लगभग एक वीक का समय ले लेता है, जिसमें सिम्टम्स भी धीरे धीरे उसके खत्म हो जाते हैं। सिम्टम्स खत्म होना मतलब जिस कारण से फीवर हुआ है उसके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, फीवर का जो कॉज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो एबनॉर्मलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तब ये फीवर जिगजैग मोशन में, जिगजैग मैनर में धीरे धीरे नॉर्मल पे आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर में क्या होता है कि फीवर की एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि 2 डिग्री से ज्यादा वेरी नहीं करता है वो फीवर। 2 डिग्री मतलब लाइक अगर मान लीजिए फीवर 100 and 102
1 और 2 पे ही रह जा रहा है, दोनों के बीच में ही फीवर रह जा रहा है, ना हाई हो रहा है ज्यादा ना लो हो रहा है ज्यादा, वो कंडीशन कांस्टेंट फीवर कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में क्या होता है कि फीवर जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा वेरी कर रहा है, मतलब पता चला कि मॉर्निंग में फीवर कितना था 99 था, लेकिन इवनिंग में फीवर 104 है, तो ये कंडीशन हमारी रेमिटेंट फीवर में आती है जो कि 2 डिग्री से ज्यादा वेरी कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है कि फीवर जो है वो नॉर्मल से हाई जा रहा है और फिर वो रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से नॉर्मल आ रहा है, मतलब एक ऐसी कंडीशन है कि पहले मॉर्निंग में जो है वो नॉर्मल था, लेकिन दोपहर होते होते फीवर हाईएस्ट हो गया और उसके बाद इवनिंग होते होते फिर से वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, वो कंडीशन जो है कहलाती है हमारी इंटरमिटेंट फीवर की। नेक्स्ट हमारा आता है इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर में क्या होता है कि इनवर्स फीवर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को जो एक पैटर्न होता है उसके जस्ट अपोजिट चलता है। हमने आपको बॉडी टेम्परेचर में क्या बताया था कि मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, इवनिंग में राइज होता है, लेकिन इनवर्स फीवर में क्या होता है कि मॉर्निंग में टेम्परेचर राइज है लेकिन इवनिंग होते होते टेम्परेचर कम हो जाता है, ये कंडीशन इनवर्स फीवर की कहलाती है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर की बात करते हैं। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर में आप देखते हैं जैसे कि इनके बीच में क्या होता है, एक डिफरेंस जो होता है हाई और लो के बीच में बहुत ज्यादा होता है। अगर हाई और लो टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है वो कंडीशन हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर में आती है, मतलब फीवर सडनली एकदम नॉर्मल भी हो गया फिर सडनली एकदम हाई हो गया, तो वो कंडीशन हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर में आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है कि जो फेब्राइल पीरियड्स होते हैं वो 1 या उससे ज्यादा दिन तक कॉन्टिन्यूसली देखने को मिलते हैं। फेब्राइल पीरियड्स की बात अगर हम करें, फेब्राइल पीरियड्स होते क्या है, मतलब कि फीवर के सिम्टम्स, फेब्राइल पीरियड्स मतलब जो फीवर के पीरियड्स होते हैं, जो एक सिम्टम्स होते हैं वो हमेशा दिखाई देते हैं, एक रेगुलर टाइम पर दिखाई देते हैं। फीवर के जो सिम्टम्स हैं वो 1 या उससे ज्यादा दिन तक अगर रेगुलरली दिखाई दे रहे हैं वो कंडीशन रिलैप्सिंग फीवर में आती है। नेक्स्ट हमारा आता है इरेगुलर फीवर। ये एक ऐसा फीवर का टाइप होता है जो किसी भी एक टाइप, जो इसमें दिए गए इतने टाइप, उन टाइप्स को फॉलो नहीं करता है, इसका एक अपना अलग इरेगुलर पैटर्न होता है, ये किसी भी टाइप को फॉलो नहीं करता है, वो इरेगुलर फीवर में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है राइगर। राइगर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो रैपिडली बढ़ जाता है, अचानक से टेम्परेचर हाई हो जाता है और पेशेंट को शिवरिंग होने लगती है, कपकपी होने लगती है। फॉर एग्जांपल आप मलेरिया का केस देख सकते हैं, मलेरिया में ऐसा जनरली देखने को मिलता रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया में आप देखते हैं 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का जो एक फीवर होता है, या फिर 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो फीवर होता है वो लो पायरेक्सिया में आता है। हमने आपको फीवर को जो बताया था डेफिनेशन में, तो वहां बताया था कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो रहा है तब वो फीवर कंडीशन कंसिडर की जाती है, तो यहाँ पे 99 से 100 तक लो पायरेक्सिया होता है। फिर मॉडरेट पायरेक्सिया 100 से 103 तक होता है, जो कि 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाई पायरेक्सिया 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हाई पायरेक्सिया में आता है। उसके बाद हाइपर पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया, अगर टेम्परेचर 105 से अबव हो जाता है, 105 डिग्री से ऊपर हो जाता है या फिर 40.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, वो कंडीशन हाइपर पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया कही जाती है। नेक्स्ट कंडीशन हमारा आता है सब नॉर्मल टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर होता है, ये फीवर के आगे के जो 2 टाइप आपको दिए गए हैं, ये फीवर की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये टाइप्स मैच नहीं करते हैं। आप देखें फीवर की डेफिनेशन क्या बताया जाता है कि टेम्परेचर राइज है बॉडी का, वो फीवर होता है, लेकिन यहां पे बॉडी का टेम्परेचर लो देखा जा रहा है। सब नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल से भी लो टेम्परेचर, मतलब 95 तक आ जाता है, 95 से 98 तक का जो टेम्परेचर होता है वो सब नॉर्मल में आता है। और नेक्स्ट जो टाइप होता है हाइपोथर्मिया का, ये 95 से भी अगर नीचे आ रहा है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर आ रहा है टेम्परेचर बॉडी का, वो कंडीशन हाइपोथर्मिया कही जाती है। ये हमने टोटल जो भी 21 टाइप्स थे फीवर के, उसकी हमने बातें की। यहाँ पे एक्चुअली होते 22 हैं, लेकिन हमने हाइपर पायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया दोनों को एक साथ देखा क्योंकि इन दोनों की मीनिंग एक ही होती है। तो ये पूरे 21 टाइप्स हो गए फीवर के। और उसके बाद जो हम बात करेंगे वो नर्सिंग केयर की बात करेंगे। फीवर में ऐसे कौन कौन से केयर होती हैं जो दी जाती हैं पेशेंट को। टाइप्स ऑफ फीवर के बाद हम बात करेंगे नर्सिंग केयर इन द पायरेक्सिया। मान लीजिए पायरेक्सिया है, फीवर है किसी पेशेंट को, तो उसको क्या नर्सिंग केयर दी जाएंगे। एज बीइंग अ नर्स, हमारा जो रोल होता है, नर्सिंग स्टूडेंट्स का जो रोल होता है, नर्सेस का जो रोल होता है पायरेक्सिया में, फीवर में पेशेंट को क्या कंडीशंस ऐसी होती है, क्या ऐसी केयर होती है जो उन्हें देनी चाहिए जनरली। फर्स्ट वन क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। जैसे आप स्पंज बाथ देते हैं, आप कूल ड्रिंक्स देते हैं, आप कोल्ड बाथ देते हैं, कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, आप आइस बैग्स यूज करते हैं, आप उससे आप बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट देते हैं। एक पेशेंट का जो
इन्वायरमेंट होता है उसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहता है, तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल जो कॉजेज है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है वो बॉडी के हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे भी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स। न्यूट्रिशनल नीड्स में जैसे आपने कॉज में देखा था फीवर के डिहाइड्रेशन एक कॉज था, तो पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड इस कंडीशन के हाइड्रेशन लेवल उसका मेंटेन होना चाहिए, उसको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। उससे क्या होता है, पेशेंट इस कंडीशन से फाइट कर सकता है जिसके कारण फीवर हो रहा है, तो पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो उसको प्रॉपरली मिलती रहनी चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड डाइट प्रॉपर उसको देते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या, प्रोवाइडिंग रेस्ट एंड स्लीप, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप देना चाहिए। उसके बाद एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करना चाहिए, जो भी फीवर को रिड्यूस करने वाली ड्रग्स होती है उन्हें एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहा जाता है। उसके बाद जो है पर्सनल हाइजीन पेशेंट का वो मेंटेन करना चाहिए पेशेंट को। तो ये ओवरऑल था बॉडी टेम्परेचर और फीवर के बारे में जो भी चीजें दी गई हैं। इसमें जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो भी आगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।